हेलो, पहले तो पीछे बुढ़ापा। बुढ़ापा समझ में आया? भाई बुढ़ापा। और कौन है बुढ़ापा? कहाँ है बुढ़ापा? भाई बुढ़ापा मत अपने अंदर लाओ, अभी से एक्टिव रहा करो। जब कोई भी टीचर एंट्री करता है तो एकदम खड़े हो जाओ, एकदम एनर्जी वाला लेवल होना चाहिए। समझ रहे हो ये? अब सुनो, हे, एनर्जी का मतलब हल्ला मचाने के लिए नहीं बोला है, डिसिप्लिन्ड। समझ रहे हो? अभी कोई बैठेगा नहीं, क्लास से बाहर कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। चलो अब तुम बाहर आ जाओ। कौन थे? नहीं बताओगे मैं सबको बाहर कर दूंगा एक साथ। वो पूरा पूरा कोना पूरा जाएगा, ये तो बताएगा बच्चा कि कौन गड़बड़ कर रहा है, सब बाहर जाएंगे। ये तो बहुत छोटी क्लास है बेटा, 500 बच्चों की क्लास के अंदर मुर्गे बना के डंडे पड़े पीछे। मजाक समझ रहे हो तुम? सिक्कर के अंदर 500 बच्चों की क्लास में डिसिप्लिन ऐसा, पिन ड्रॉप साइलेंट। पर अब वो चीज मैं अभी स्टार्ट नहीं करना चाह रहा, समय लगने दो, ठीक है? तुम चाह रहे हो सब पहले दिन ही स्टार्ट कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा। वो तो सब मालूम पड़ जाएगा, सब कैमरे भी लगे हैं, सब चीजें हैं। जब सुताई होगी ना फिर पता ही चलेगा, वो एक एक निकल के आ जाएगा। हाँ बैठ जाओ बेटा। एक टेस्ट हो चुका है आपका, ठीक है? वो ट्रायल वाला टेस्ट था कि कैसे टेस्ट देना है। अब जो टेस्ट है वो सीरियस वाला टेस्ट है, ठीक है? इसके अंदर चीजें थोड़ा सा सीरियसली होगी, पहले मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है? बाद में ये मत कहना कि सर ऐसा के वैसा के, हाँ ठीक है? समझ में आ गया? पहले ही तुम्हें अलर्ट कर दिया है, चीजें थोड़ी सी अब ऐसी होंगी, ठीक है? अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं पहले कह दे रहा हूं। यहां आने का मतलब है मार्क्स प्रॉपर चाहिए, दिल मांगे मोर। समझ रहे हो ना? यानी मिनिमम मैं 600 मिनिमम मान के चल रहा हूं। हाँ 600 तो आपको मेंटेन करने हैं, कम आ रहे हैं तो मैं डांटूंगा नहीं, पर 600 मेंटेन करने हैं, ठीक है? जिनके 600 आ रहे हैं वो 650 मेंटेन करेंगे, जिनके 650 आ रहे हैं वो 700 से कम नहीं आएंगे। समझ रहे हो ना? इतना आपको मेंटेन करना, चाहे कुछ भी करना पड़े इसके लिए, वो तुम देख लो भाई, ठीक है? अरे यार, अब वापस आ जाते हैं। देखो कल हमने बात की थी, ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर एंड किया था, पढ़ा चुके थे पहले ही, एक बार रिवीजन करा दिया था। अगर उस चैप्टर में किसी को जरा सा भी डाउट है तो आप डाउट काउंटर पे आके उन चीजों को डिस्कस कर लो, उसको पेंडिंग मत छोड़ो। किसी को CO2 ट्रांसपोर्ट में डाउट है तो आप डाउट काउंटर पे आके उसको डिस्कस करो, पेंडिंग मत छोड़ो, ठीक है? मतलब समझ रहे हो? बैकलॉग मत आने दो। फिर उसके क्वेश्चन लगाने हैं, मैं उसकी DPP अलग से दे रहा हूं, अलग से दे रहा हूं मैं अभी। तुम्हें जो मिला है ना उसके क्वेश्चन मुझे थोड़े से और बेटर करने हैं, तो मैं अपना DPP दे रहा हूं जिसमें 200-250 क्वेश्चन होंगे, जिसमें प्रॉपर AR होंगे, जिसमें प्रॉपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर मैचिंग वाले प्रॉपर होंगे, NCERT लाइन वाइज लाइन होंगे। ये DPP मैं बना ही रहा हूं, कल से बना रहा हूं। आज मैं ब्रीदिंग की कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? फिर मैं यहां दे दूंगा, वो आपको मिलेगी, ठीक है? तत्वा लगाना है, प्लस जो DPP मैं दे रहा हूं विद आंसर, आंसर की वो आपको लगानी है। आई या नहीं आई? ठीक है? DPP थोड़ा हम अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, थोड़ा अलग लेवल पर, ठीक है? जैसे 200-250 क्वेश्चन का एक आपको बुकलेट मिलेगा ना हर चैप्टर वाइज, जिस उसको लगा लो तो NCERT की एक एक लाइन के परफेक्शन हो जाएगा, ठीक है? सारे टाइप के क्वेश्चन जो नीट में आ सकते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, ठीक है? उसको मैं सेक्शन वाइज डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? प्रॉपर तरीके से वो लगानी है आपको, ओके? तत्वा लगाना है, ये लगाना है, 2 कंपलसरी है, सबको लगाने हैं, ठीक है? चलो दूसरा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। क्लियर है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से पहले मैं फिर से लास्ट बार बोल रहा हूं, जिन बच्चों का ब्रीदिंग में कोई भी डाउट हो आज क्लियर कर लेना, ठीक है? यहां 2 क्लास हो जाने के बाद मैं यहीं बैठा मिलूंगा आपको। अभी यहां गैप जरा सा है ना, 2 क्लास हो जाने के बाद। नहीं समझ में आया? एक क्लास और होगी ना, मैं तुरंत ऊपर जाऊंगा, ठीक है? बीच में ये लोग कुछ शॉर्ट बनाएंगे लोग, ठीक है? तो करके 2 क्लास हो जाने के बाद मैं बैठा हूं। आप कई बच्चों को भूख लगती है, भागते हैं। अगर क्वेश्चन है, डाउट है, तो मैं मतलब अपने अंदर कुछ तो चेंज करना पड़ेगा आपको। ये नहीं है भूख भी लगी है और मुझे डॉक्टर भी बनना है। डॉक्टर भाई सेक्रीफाइस करना पड़ता है, चीजों के लिए फाइट करना पड़ता है। अगर आपको छोटी मोटी चीजें आपको निगलेक्ट करने पड़ेंगी, ठीक है? थोड़ा मैं 15 मिनट बाद खाना खा लूंगा। अरे मैं तो, तुम बिलीव नहीं, कई कई बार मैं पूरे पूरे दिन खाना नहीं खाता, रात में थोड़ा सा खा के सोता हूँ। बहुत सारी चीजें होती हैं, हर कोई करता है यार, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, मुझे इतना है कि यार मुझे यहाँ 2 बैच हैं, इन 2 बैचों से रैंक चाहिए, चाहे कुछ भी करो तुम यार, फिर पीटना भी पड़े। नहीं आया क्या?
मतलब ये दिमाग में रखना। अच्छा फिर मतलब अभी तो स्टार्टिंग है, मान के चलो, ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। फिर चाहे पेरेंट्स से बात करनी पड़े, मैं खुल के बोल रहा हूँ, जो भी होगा उनसे परमिशन लेंगे, जो करेंगे या तो वो ले ही जाए, तुम्हें बुला लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो परमिशन दे देंगे, पीट लो, कुछ भी कर लो, पर चाहिए। अब ये तुम देख लो, मस्ती ठीक है, मस्ती जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है, पर जब क्लास चालू हो जाए, मतलब टाइम रखो ना, क्लास चालू हो जाए सीरियस हो जाओ, टेस्ट आ जाए सीरियस हो जाए, पागल हो जाए टेस्ट के टाइम पर, एक दो दिन एकदम भूल जाओ सब चीजें, ठीक है, क्लास खत्म हो जाए 15 मिनट झट के मस्ती करो, खूब हंसो, मस्ती करो, खाओ पियो, एंजॉय करो, समय के साथ चीजें करो। अब तुम क्लास के टाइम पे मस्ती कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम आ रहा है एक दिन पहले तुम घूम रहे हो बाहर, तो कुछ नहीं कर पाओगे, यहाँ नीट नहीं, कोई नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा अपना समझो, सिस्टमेटिक वे में अपनी प्लानिंग किया करो, और अपना समझो डेडिकेशन से काम करो, समझ गए? हाँ, स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पहला लेक्चर है, सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, समझते चलना। पहले के 3 लेक्चर सिंपल हैं, ठीक है, पर फिर भी अगर डाउट आएंगे तो आप पूछ लेना। आगे जैसे मैं हार्ट स्टार्ट करूंगा और जहां ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर बताऊंगा, वहां समझने वाला है, थोड़ा सीरियस रहना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर फर्स्ट है अपना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर ब्लड वाला पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। हार्डली मैं 5 लेक्चर में इसको खत्म करूंगा, 5 से 6 लेक्चर में, हार्ट वाले में लगेगा 1 लेक्चर, 6 लेक्चर में खत्म करूंगा। डीपीपी आपको जस्ट इसकी ब्रीदिंग के बाद उसकी मिल जाएगी, ठीक है, और डीपीपी लगाना चालू कर देना। अपना टारगेट कितना है इसके अंदर, मैं टारगेट बता दूं, इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको। सर्कुलेटिंग फ्लूइड पढ़ना है इसके अंदर, मैं ब्लड कवर कराऊंगा और लिम्फ भी कवर कराऊंगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरी, कैपिलरी, वेन्स और पोर्टल सिस्टम कवर कराऊंगा, और पंपिंग डिवाइस के अंदर मैं हार्ट कवर कराऊंगा। हार्ट से क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, तो इसको सीरियसली लेना है, क्लियर बिल्कुल। तो यहां से कहानी चालू होती है एक एक करके, ठीक है। तो सर्क्यूलेटरी सिस्टम, सर्क्यूलेशन का मतलब है, ठीक है, किसी भी चीज का फ्लो होना, सर्क्यूलेट होना बॉडी के अंदर। तो फ्लो होने के लिए एक तो जिसका फ्लो होगा वो चाहिए, फ्लो कौन होगा? बॉडी फ्लूइड। फ्लूइड में आप जानते हो या तो ब्लड हो सकता है या लिम्फ हो सकता है, जो ब्लड के फिल्ट्रेशन से ही बनता है। ब्लड का क्षणित है, फिल्ट्रेट है, चलनी लगा दो, ब्लड डालो, जो फिल्ट्रेट मिलेगा वो क्या है? लिम्फ, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा अलग से। दूसरा, भाई जो ब्लड या बॉडी फ्लूइड किस पाथ पर फॉलो करेगा, भाई तुम चल रहे हो तो कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए ना, तो रास्ता कौन सा होगा? आप बोलोगे ब्लड वेसल्स होंगे, लिम्फ वेसल्स होंगे, पोर्टल वेन्स होंगे, उनके अंदर इस ब्लड का फ्लो होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। तीसरा आएगा फ्लो कराने के लिए सोर्स क्या है, फ्लो कराने के लिए सोर्स, पंपिंग मैकेनिज्म क्या है यहाँ पर, तो हार्ट बोलोगे, हार्ट पंपिंग मशीन है जो उन वेसल्स के अंदर ब्लड को या लिम्फ को फ्लो कराएगा। इन 3 चीजों के मिलने से किसी भी एनिमल का, मैं ह्यूमन की बात नहीं कर रहा, सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। अब एनिमल टू एनिमल वेरी क्या कर सकता है, हो सकता है किसी एनिमल के अंदर ब्लड और लिम्फ के अलावा कुछ और फ्लूइड हो सकता है किसी एनिमल के अंदर ब्लड वेसल्स प्रॉपर डेवलप ना हो, बीच बीच में उनके अंदर बॉडी कैविटी देखने को मिलती हो, उसको ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, पढ़ाऊंगा आगे में, ठीक है। हो सकता है किसी एनिमल के अंदर एक हार्ट की जगह ज्यादा हार्ट हो, 2 हार्ट हो, 3 हार्ट हो, नहीं आया, जैसे अर्थवॉर्म के अंदर 4 पेयर हार्ट होते हैं, यानी 8 हृदय, 8 हार्ट होते हैं अर्थवॉर्म में, ठीक है। कहीं हो सकता है 1 चैम्बर वाला हार्ट हो, कहीं हो सकता है 2 चैम्बर वाला हार्ट हो, कहीं 3 चैम्बर वाला हार्ट हो, कहीं 4 चैम्बर वाला हार्ट हो, कहीं 13 चैम्बर वाला हार्ट हो, समझ रहे हो, पर पंपिंग मशीन जरूर होगी। कहीं हो सकता है हार्ट ही ना हो, यानी सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी होती है वेसल्स के अंदर, जैसे वेन्स, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम, इनमें हार्ट नहीं होता, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी होती है, वॉल्व होते हैं हार्ट की तरह, जिसकी वजह से कोई भी फ्लूइड उसमें फ्लो कर सकता है, क्लियर बिल्कुल। तो 3 टाइप की चीजें यहां आपको देखने को मिलेंगी हर एनिमल के केस में। अब बात कर रहे हैं ह्यूमन, तो ह्यूमन एडवांस हो गया, ह्यूमन में आपको लिम्फ ब्लड पढ़ना है, ये वेसल्स पढ़ने और हार्ट पढ़ना है, क्लियर है। मैं एक एक करके स्टार्ट करूंगा, ब्लड हमारा आज का टारगेट है, बिल्कुल बेसिक, तो मैं बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा। सबसे पहले ब्लड क्या है, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, अभी टिश्यू पढ़ाऊंगा मैं लास्ट में, ठीक है, क्योंकि टिश्यू न्यू एनसीईआरटी में डिलीटेड है, ठीक है, हाँ न्यू एनसीईआरटी में डिलीटेड है, पर जो इन्होंने एनएमसी ने पीडीएफ निकाली थी उसमें इन्होंने एक छोटा सा लिख रखा है, तो ओवरव्यू आपको पढ़ना है। पहली बात, पिछली बार भी टिश्यू से एक क्वेश्चन आया था, इस बार डिलीटेड होते हुए भी एक क्वेश्चन आया था, समझ रहे हो। तो टिश्यू को हम करेंगे, ओवरव्यू करेंगे, 3 क्लासों में, 2 क्लासों में इसको मैं कराऊंगा टिश्यू वाले पार्ट को, पर जितना मैं कराऊंगा मोर देन सफिशिएंट, क्लियर बिल्कुल।
तो उसी में वहां आपको हम दिखा भी देंगे, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर मैं ब्लड की बात करता हूं तो दो तीन चीजें याद रखना इसके केस में। ये क्या है? फ्लूइड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या होता है? ऑलवेज मीजोडर्मल। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको मीजोडर्मल नहीं पता होगा, सर मीजोडर्मल क्या होता है क्या बच्चा? तो मैं समझाऊंगा मीजोडर्मल। हाँ ठीक है, जैसे जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है ना, कोई भ्रूण बनता है, स्टार्टिंग में स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करता है, जायगोट बनेगा, ये तो जानते होगे ना। फिर धीरे धीरे जायगोट में डिवीजन होते हैं, तीन लेयर बनते हैं, तीन लेयर, एक एक्टोडर्म होती है, एक मीजोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है, इनको जर्म लेयर बोलते हैं। इन तीन लेयर से किसी किसी एनिमल में दो लेयर भी बनती हैं, जिनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। इन तीन लेयर से पूरी बॉडी का विकास होता है, निर्माण होता है। अब क्वेश्चन आता है बॉडी के किस पार्ट का विकास किस लेयर से होता है, समझ रहे हो? तो जो अक्सर का जो बॉडी का जो बाहरी पार्ट है उसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है। किससे होगा? एक्टो, बाहर वाली। बॉडी के सबसे अंदर क्या देखने को मिलेगी? गट, एलिमेंट्री कैनाल, उसका निर्माण एंडोडर्म से होता है। पर उसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ठीक है, एक्टोडर्म है उसको छोड़ दो, पर मैक्सिमम जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका निर्माण एंडोडर्म से होता है। तो अंदर गट एंडो हो गई, बाहर का नर्वस सिस्टम, आउटर वाली लेयर सब क्या हो गई? एक्टोडर्मल हो गई। अब इसके बीच में क्या होगा? बॉडी के डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होंगे, आप समझ रहे हो? उनका मोस्टली फॉर्मेशन मीजोडर्मल होता है। एक बेसिक समझ में आया? बेसिक बता रहा हूं, ओवरव्यू, फिर डिटेल्ड में हम एक हर चैप्टर में लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम टिश्यू की बात करते हैं, तो अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा एपिथेलियल टिश्यू, एपी का मतलब अपॉन, मतलब किसी के ऊपर ग्रो करते हैं, उनका फॉर्मेशन एक्टो, मीजो, एंडो तीनों तरीके से हो सकता है, क्योंकि वो तीनों जगह देखने को मिलते हैं। आउटर लेयर में भी एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे, ऑर्गन में भी एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे, गट में भी एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे। तो उनका ओरिजिन तीनों टाइप से हो सकता है। जो मैं टिश्यू में पढ़ाऊंगा यहाँ का पार्ट नहीं है, पर एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ठीक है। फिर आगे जाके पढ़ेंगे एपिथेलियल के बाद कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब है जो बॉडी के एक दूसरे के पार्ट को आपस में इंटर कनेक्ट करते हैं, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आपका स्केलेटल सिस्टम। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ हो गए, आप समझ रहे हो? तो जो भी कनेक्टिव टिश्यू होंगे उनका ओरिजिन ओनली और ओनली मीजोडर्मल होगा। कौन सा होगा? मीजोडर्मल। जो मैं आगे टिश्यू में पढ़ाऊंगा प्रॉपर लिखाऊंगा, अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि जो अभी बिल्कुल जीरो लेवल पर हो आप। फिर एक पढ़ोगे आप यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू, जो मसल्स, समझ रहे हो ना मेरी बात? मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन भी मीजोडर्मल होता है, क्लियर है? यानी मीजोडर्मल वाली लेयर से उनका फॉर्मेशन होगा। और तीसरा आप पढ़ोगे यहाँ पर नर्वस टिश्यू। कौन सा? नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स, जो कह सकते हो सिग्नल को ले जाने का काम करते हैं, उनका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, क्लियर? बिल्कुल। तो चार ही टाइप के टिश्यू आप पढ़ोगे, ठीक है। एपिथेलियल तीनों टाइप से होगा, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्मल होगा, कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्मल होगा, और नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल होगा। तो ब्लड किस में आ गया? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या होगा? मीजोडर्मल, क्लियर? बिल्कुल। तो मीजोडर्मल ओरिजिन होगा, बेसिक, ठीक है। अभी मैं बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं, बिल्कुल आउटर, जो आप शायद 11 9 10th में भी पढ़ते हो, 10th में है ये, ठीक है। अब बात आती है वॉल्यूम ऑफ ब्लड। अगर मैं ब्लड के वॉल्यूम की बात करता हूं तो थोड़ा सा मेल और फीमेल में वेरी करता है, ठीक है। अगर मेल में बात करते हैं तो वॉल्यूम कितना होता है? लगभग लगभग 4.5 नहीं, 5 के आसपास, 5 से लेके 5.5 तक हो सकता है, पर 5 इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे? अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। फीमेल में मेल से थोड़ा कम होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 4 से लेके 4.5, 4.5 स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर कितना होगा? 4.5 लीटर, ठीक है, बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी वेट का, ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगा कि ये जो लीटर की बात कर रहा हूं, फीमेल में कम क्यों होता है, मेल में थोड़ा ज्यादा क्यों होता है? इसके लिए दो कॉज हैं। मेल के पास एक हार्मोन होता है, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम एंड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हार्मोन मस्कुलरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हार्मोन एनाबॉलिक इफेक्ट दिखाता है, बनने वाले इफेक्ट, बॉडी में जो भी कुछ बन रहा है वो एनाबॉलिक इफेक्ट है, आप समझ रहे हो? ठीक है। तो ये हार्मोन बॉडी के अंदर चीजों को बनाता है।
आप समझ रहे हो, चीजों को निर्माण करता है, मस्कुलरिटी, ठीक है, बोन्स की डेंसिटी, बहुत सारी चीजों के अंदर, ठीक है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये अगर मैं इसकी एंड्रोजन की बात करता हूं तो एंड्रोजन, समझना मेरी बात, ये नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तभी तो कहते हैं जो जिम में जाते हैं देखे होंगे, ठीक है, तो मस्कुलर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं। तो जब आप थाई की कोई भी एक्सरसाइज करते हो, मसल्स की एक्सरसाइज करते हो, तो ऑटोमेटिकली एंड्रोजन का लेवल बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ना चालू हो जाता है। और ऐसे केस के अंदर बॉडी को ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये बॉडी का ब्लड वॉल्यूम या आरबीसी का डेंसिटी, घनत्व बढ़ा देता है। समझ रहे हो, तभी कहते हैं कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, पर वो पहलवानों वाली एक्सरसाइज नहीं, ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट को 20 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, समझ में आ गया होगा। तो इसलिए मेल के अंदर एंड्रोजन होता है, इसलिए वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होता है, पर फीमेल के अंदर भी एस्ट्रोजन होता है, पर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ ब्लड लॉस होता है, इस वजह से कंपैरेटिव थोड़ा कम होता है, पर एंड्रोजन नहीं होते। क्लियर है बिल्कुल? पर स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजन फीमेल में भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका सोर्स एड्रिनल ग्लैंड होती है। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट नहीं? डाउट, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक ऐसा फ्लूइड, ठीक है, जो सेल के बाहर, भाई बॉडी में दो ही तो चीजें हैं, सेल है और सेल के बाहर का मटेरियल है। भाई सेल के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है या सेल के बाहर फ्लूइड भरा हुआ है? भाई सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको आप क्या बोलोगे? प्रोटोप्लाज्म बोलोगे? क्या बोलोगे? या साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म वाले हाथ उठाओ पहले। साइटोप्लाज्म वाले हाथ उठाओ। जो कुछ भी नहीं हाथ उठाएंगे वो बेवकूफ है बिल्कुल, यानी उनको ये पता ही नहीं है साइटोप्लाज्म है प्रोटोप्लाज्म है। कुछ तो अपना अपना मत रखोगे। फिर से बोल रहा हूं, साइटोप्लाज्म वाले हाथ उठाओ फिर से। हाँ ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म वाले हाथ उठाओ। अभी भी सब लोगों ने हाथ नहीं उठाए, तुम तो हाथ ही नहीं उठाए। साइटोप्लाज्म वाले हो ना? अब एक बार साइटोप्लाज्म वाले हाथ उठाओ, देखो उस बार कौन नहीं उठाता हाथ। अब प्रोटोप्लाज्म वाले। तुम यार, प्रोटोप्लाज्म क्यों होता है जरा बताना, क्यों उठाया प्रोटोप्लाज्म पे हाथ? मिक्स नहीं होता है बट ठीक है। देखो सेल के अंदर फ्लूइड के अंदर दो चीजें आती हैं, एक न्यूक्लियर फ्लूइड और उसके बाहर वाला फ्लूइड, ये दोनों ही सेलुलर फ्लूइड ही तो है। समझ रहे हो? तो कॉमनली इसको क्या बोलोगे? प्रोटोप्लाज्म। समझ गए ना मेरी बात? तो सेल के फ्लूइड की बात करता हूं तो न्यूक्लियर फ्लूइड और उसके बाहर का फ्लूइड दोनों काउंट करोगे। स्पेशली मैं न्यूक्लियस की बात करूंगा तो न्यूक्लियर फ्लूइड की बात करोगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। बाहर की बात करूंगा तो साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या एक तरीके से सेल के अंदर मिलने वाला फ्लूइड है, हाँ या ना? देखो छोटी छोटी चीजों को जोड़ने से चीजें बनेंगी, ठीक है, तो थोड़ा कंसेप्चुअल चीजें लेके चलो तो धीरे धीरे पिरो पिरो की प्रॉपर तरीके से माला बनेगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि भाई सेल के अंदर फ्लूइड होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और सेल के बाहर फ्लूइड होता है, इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर मैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करता हूं तो कितना लीटर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड? लगभग 15 लीटर। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कितना परसेंट बनाता है? भाई ब्लड सेल के बाहर मिलने वाला तो फ्लूइड है, ब्लड सेल के अंदर तो नहीं मिलता, सेल के बाहर ही तो मिलता है ना। तो सेल के बाहर मिलता है तो किसका पार्ट हो गया? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का हो गया। ठीक है, अगर ये 15 लीटर है, ये 5 लीटर है, तो ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कितना प्रतिशत है? परसेंट? लगभग 33% हो गया ना, एक तिहाई। नहीं आई? तो कॉन्फिडेंस तो लेवल रखो, चेहरे पे दिखना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए एकदम आंखों में। नहीं आया क्या? हाँ, और बैकबोन सीधी रखनी चाहिए, बैकबोन सीधी, आंखों में कॉन्फिडेंस। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आंखें झुका लो, समझ जाऊंगा नहीं आया समझ में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड कितना परसेंट बनाता है? 33% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्यों? क्योंकि ब्लड कितना कितना लीटर होता है? 5 लीटर होता है। यहां तक कोई डाउट? कोई कैसा भी? ठीक है, मैंने बोला पूछने में हेजिटेट मत करना। पीएच की बात कर रहा हूं, पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि पीएच वाला कंसेप्ट बहुत सारी जगह आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, इधर इसमें भी आएगा, बहुत सारी जगह आएगा। आप जानते हो 7 पीएच न्यूट्रल होती है, 7 से नीचे जाओगे एल्कलाइन, 7 से ऊपर जाओगे, सॉरी 7 से नीचे जाओगे एसिडिक, 7 से ऊपर जाओगे एल्कलाइन। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, अब मैं बात करूं कि ब्लड की पीएच कितनी होती है, थोड़ी वेरी करती है।
7.2 से लेकर के 7.4, ठीक है। अगर ब्लड की पीएच की बात करता हूं तो थोड़ी सी वेरी करेगी, 7.2 भी होती है ब्लड की पीएच से लेकर के 7.4 भी होती है। अब 7.2 कहां होती है, 7.4 कहां होती है? 2 का मतलब थोड़ा सा 7 की तरफ, यानी नीचे जा रही है, समझ लो, लोअर है, 7.4 हायर है। तो जहां पर भी एच आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पीएच थोड़ी क्या हो जाएगी, जहां एच आयन की कंसंट्रेशन कम होगी वहां पीएच क्या हो जाएगी। इसमें कोई डाउट है? क्योंकि सीओ वो पढ़ा चुका हूं मैं आपको पूरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, उसमें बताया था कि अगर CO2 जहां ज्यादा होगी तो वहां H2CO3 बन जाएगा, H2CO3 बनते ही टूटेगा भी एच आयन और बाइकार्बोनेट आयन, मैंने CO2 का लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली एच आयन का लेवल भी बढ़ेगा। इसमें कोई डाउट? तो सीधी सी बात है, अगर मैं पूछूं 7.2 पीएच कहां होगी, आप बोलोगे वेन्स में, ये कहां होगी, आर्टरी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेन्स की अगर बात करें, वेन्स के अंदर CO2 का लेवल ज्यादा होता है कम? भाई वेन्स के अंदर CO2 का लेवल क्या होगा, ज्यादा, CO2 का लेवल क्या होगा, ज्यादा, और CO2 ज्यादा होगा तो एच आयन भी क्या होंगे, ज्यादा, तो इसकी वजह से पीएच क्या हो जाएगी, कम, सिंपल सी बात। जबकि आर्टरी की बात करते हैं तो आर्टरी में CO2 का लेवल क्या होगा, कम, इसकी वजह से एच आयन भी क्या होंगे, कम, और एच आयन अगर कम होंगे तो पीएच क्या हो जाएगी, ज्यादा। कोई डाउट? इसीलिए मैं कहता हूं कि कैसे भी करो CO2 कंटेनिंग ड्रिंक कम से कम पियो। कैसी ड्रिंक? CO2 कंटेनिंग ड्रिंक, यानी ऐसी ड्रिंक जिनमें CO2 ज्यादा होता है, उस ड्रिंक को कम से कम पियो जिसकी वजह से आपकी पीएच कम ना हो। अगर पीएच कम होगी तो क्या होगा, अगर पीएच 7.4 की जगह हमारी पूरी बॉडी की पीएच 7.2 हो जाए तो क्या होगा, हार्ट अटैक बढ़ जाएगा भाई। मजाक समझ रहे हो? समझ रहे हो? हार्ट अटैक हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, दिया बुझ जाएगा। नहीं आया क्या? बहुत खतरनाक कंडीशन हो सकती है। सर ऐसे कैसे? अगर पीएच CO2 कंटेनिंग ड्रिंक लेते हो, पीएच कम जा रही है, 7.2 पूरी बॉडी की पीएच हो गई, तो सीधी सी बात है HbO2 का डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया बॉडी के अंदर तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कार्डियक मसल्स को धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इस्चीमिया। क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इस्चीमिया। जब कार्डियक मसल्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो बेचारी काम भी कम ही तो करेंगी, ऑक्सीजन से तो एनर्जी मिलेगी, तो धीरे धीरे कम ब्लड पंप करेंगी, यानी कार्डियक आउटपुट कराने वाला हूं, तो ब्लड जितना पंप करना चाहिए उतना पंप नहीं कर पाएंगे, बॉडी के ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। इसको बोलते हैं हार्ट फेल्योर। क्या हो गया उसका, हार्ट फेल्योर, जितना काम करना चाहिए हार्ट उतना काम नहीं कर रहा। धीरे धीरे वो हार्ट की मसल्स को भी रिड्यूस करना चालू, भाई पूरी बॉडी में रिड्यूस हो रहा है तो हार्ट की मसल्स को भी पंप रिड्यूस होगा, ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो एक दिन कैसा आएगा, आपको सीवियर चेस्ट पेन होगा। क्या होगा, सीवियर चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन जिसे कहते हैं, यानी क्या बोलते हैं उसको, एंजाइना पेक्टोरिस, सीवियर चेस्ट पेन। यार क्या हुआ ये अचानक से, ठीक है, तो आपको लगेगा कि गड़बड़ है, अटैक पड़ गया, अटैक नहीं पड़ा, अभी तो एक्यूट चेस्ट पेन हुआ है ड्यू टू रिड्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू कार्डियक मसल्स। नहीं आया क्या? ये इंडिकेटर है कि भाई जा अनुलोम विलोम कर, जा पीएच मेंटेन कर, नहीं तो मर जाएगा। इंडिकेटर, इंडिकेशन, तभी तुमने निग्लेक्ट कर दिया, या तो एसिडिटी की वजह से होगा। नहीं आया क्या? नहीं, कई बच्चों को लगता है एसिडिटी की वजह से होगा, कई बच्चों को तो होता भी है। किसी को दर्द हुआ है यहाँ पर, इधर साइड में? हाँ, वो हार्ट अटैक नहीं है, इस्चीमिया नहीं है, क्योंकि बच्चों को इस्चीमिया नहीं होता, बच्चों को फेलियोर नहीं होता, बच्चों को एंजाइना नहीं होता। जब मौसम चेंज होता है तो रिप्स, पसलियां जो होती है ना ये वाली, तो पसलियों में जो मसल्स होती है पसलियों की, उनके अंदर दर्द होता है, सांस लेते हैं तो ऐसा लग रहा है कुछ, मतलब पेन बढ़ रहा है ना, फिर सांस, फिर ऐसे झुक के बैठते हैं, आप जिधर खिंचोगे और सांस लोगे तो पेन बढ़ रहा है, ऐसा होता है ना। किस किस के हुआ ऐसे? अरे भाई क्योंकि कोटा में था तो बच्चों ने कहा सर, सर मुझे एंजाइना हो चुका है। मैंने क्यों, कब हुआ एंजाइना? सर मेरे ऐसे हो रहा है, तो मैं समझ में आ गया ये बच्चों के संग होता है, ठीक है, समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने कहा तुझे एंजाइना नहीं हुआ है, तुझे मस्कुलर पेन है इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर, जो बच्चों के अंदर होता ही है मौसम चेंज होने पर, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो डरने की जरूरत नहीं है। तो सीधी सी बात है, जब धीरे धीरे एंजाइना होगा तो एंजाइना इंडिकेटर है कि अटैक पड़ने वाला है, एंजाइना इंडिकेटर है कि अटैक पड़ने वाला है, और कुछ दिनों बाद एकदम, समझ रहे हो, अटैक पर, अटैक से मरते नहीं है,
अटैक से मरते नहीं है, अटैक अगर सीवियर हो तो डेथ होती है। अटैक का मतलब है डेथ सम पार्ट, डेथ ऑफ सम पार्ट ऑफ कार्डियक मसल्स, कंप्लीट कार्डियक मसल्स नहीं। और कार्डियक मसल्स के अंदर कभी रीजनरेशन नहीं होता, समझ रहे हो ना? नींद नहीं आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, समझ रहे हो ना? हाँ, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये इसलिए अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे जस्ट इसी चैप्टर में पढ़ाना है, तब तक तुम्हारी पूरी। हाँ बेटा, अरे ये कैसे हो गया ऐसे? हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इश्चीमिया, सॉरी हार्ट अटैक, इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं। और अगर 2-4 इंफार्क्शन हो गए तो हार्ट की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी पंप करने की, और हार्ट बीट करना बंद कर देगा, और पिप 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 स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, खेल खत्म, मतलब कार्डियक अरेस्ट। समझ रहे हो ना? ये सारे डिसऑर्डर खत्म हो गए चैप्टर के, यही डिसऑर्डर है ठीक है, सारे डिसऑर्डर्स कहानी में खत्म होते हैं। पर अब तुम्हें याद रखना है क्या, कि CO2 कंटेनिंग ड्रिंक नहीं पीनी है। जैसी CO2 कंटेनिंग ड्रिंक तुम्हें कोई परोसे, नहीं दोस्त आज पार्टी है, तुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूं, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए यार पहले शीमिया होगा, फिर हार्ट फेलियर होगा, फिर एंजाइना होगा, फिर इंफेक्शन होगा, अरेस्ट हो जाएगा, नहीं पीनी। नहीं आया क्या? समझ गया ना मेरी बात? तो ड्रिंक नहीं पीनी है। हाँ हाँ हाँ, रिविजन हो, सारी चीजों को कनेक्ट करोगे, ठीक है। और मैं, मेरे स्टूडेंट क्या करते हैं, तो बिलीव नहीं करोगे, मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं ऑफलाइन वाले थे होते, वो बाहर जब भी निकलते थे ना, वो बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करते थे, वो बात ही नहीं करते थे, वो सब बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करना, सारी चीजें, जिससे कि उनकी बायोलॉजी योर टिप्स पर होती थी। बिलीव नहीं करोगे, दिल्ली एम्स के अंदर इतने बच्चे हैं, एक एक बैच से निकले हैं, ठीक है। बस जो चीज को समझ गया, जिसने खाली जूलॉजी पर अप्लाई नहीं की, ये चीजें सब पर अप्लाई की। फिजिक्स पढ़ रहा है तो फिजिक्स पर भी अप्लाई की, फिजिक्स में आज जो पढ़ा है अप्लाइड, उसको अप्लाई करो, ठीक है। केमिस्ट्री जो पढ़ा है अप्लाई करो उसको, खा रहे हैं तो अप्लाई कर रहे हैं, जहां जहां वो पढ़ाई अप्लाई हो रही करो उसको, डिस्कशन उसी लैंग्वेज में करो। नहीं आया क्या? देखो तुम्हें चीजें टिप्स पर ना आए तो मुझे बता देना, सिंगल अटेम्प्ट में तुम फोड़ो ना तो मुझे बता देना, तो बस ये चीजें तुम उसको अप्लाई करो, तुम बोझ बना के बैठोगे तो नहीं होगा, ठीक है। पढ़ाई को अप्लाई करना है, आई या नहीं आई? तो पीएच वाला कंसेप्ट कहीं भूलोगे अब? नहीं भूलोगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं ब्लड के कंपोजिशन की बात करता हूं, ब्लड के कंपोजिशन की बात करता हूं, हाँ है खाली स्लाइड। तो कंपोजिशन में हम क्या, एनसीईआरटी ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। ब्लड में 2 चीजें होती हैं, एक तो होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट, मतलब इनको ब्लड सेल भी बोल सकते हो, और दूसरा होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो कंपोजिशन की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो आप ब्लड को यहां 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ब्लड सेल्स जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, और प्लाज्मा, समझना। प्लाज्मा अगली बार से चेंज करूंगा। ये जो मेरे पास है ना पेन, वो रबड़ का है, ये क्या प्लास्टिक है, और प्लास्टिक को चिकना कांच स्लिप मारता है, अगर रबड़ का हो ना तो एकदम दब के चलता है, बढ़िया। अगली बार चेंज में लेके आऊंगा अपने, ठीक है। प्लाज्मा उधर क्या करोगे, फॉर्म्ड एलिमेंट। अच्छा वो अपने लेकर के आते होंगे ना? हाँ, तुमने अच्छा बता दिया मुझे, अब उनसे लेता हूं मैं, बस तुमने बता दिया, अब ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं परसेंटेज की, तो प्लाज्मा कितना परसेंट होता है जरा बताओ? 55% ज्यादा होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने परसेंट होते हैं? 45%। इसमें कोई डाउट है? एक तरीके समझो कि आपने चाय बनाई है, चाय के अंदर पत्ती भी पड़ी है, चाय में सब चीजें पड़ी हैं, चीनी पड़ी है, जो भी है, अभी घुली नहीं है, कोई घुलने वाली चीज नहीं है, पड़ी है। तुमने चलनी लगाई और छान दी, चाय नीचे चली गई, पत्तियां ऊपर रह गई, उसमें इलायची डाली थी ऊपर रह गई, अदरक डाली थी ऊपर रह गई, तो जो ऊपर रह गया वो सब क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट। जो छन के नीचे पहुंच गया वो क्या है, प्लाज्मा। समझ में आया? बस, तो प्लाज्मा ज्यादा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट कम होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब है ब्लड सेल्स बोल सकते हो, फॉर्म्ड एलिमेंट को और क्या बोल सकते हो, ब्लड सेल्स। एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी यूज करोगे, एनसीईआरटी साथ में पढ़ते जा रहे हो ना। अब बताओ ब्रीदिंग वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में कहीं कोई डाउट आया? सिर्फ एक ही लाइन बच्चा पूछता है एनसीईआरटी के अंदर, जो मैंने आपको कल बताई थी,
जब जहां पर एल्वुलाई का डायग्राम बना हुआ है वहां पर लिख रखा है कि CO2 की सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिव ऑक्सीजन 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है, इसलिए CO2 की जो डिफ्यूजन रेट है कंपैरेटिव ऑक्सीजन ज्यादा होती है पर मिलीमीटर क्यूब दे रखा है उसमें। ठीक है, तो ये लाइन बच्चा पूछता है, यही पूछता है जो समझ में नहीं आती, इसीलिए मैंने आपको ये लाइन पढ़ के समझाई थी। मैं एक बार पढ़ भी देता हूं, एक मिनट दिए बेटा। ठीक है, जहां एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है, ये लाइन दे रखी है जो हर बच्चा पूछता है। ठीक है, as the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of oxygen, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference, per unit का मतलब है 1 mmq, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर per unit difference in partial pressure is much higher comparative to that of oxygen। समझ रहे हो, CO2 का डिफ्यूजन रेट कंपैरेटिव ज्यादा होगा ऑक्सीजन के, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, इसलिए अमाउंट ऑक्सीजन ज्यादा डिफ्यूज कर जाती है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। समझ रहे हो, उसकी परसेंटेज ज्यादा है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब मैं बात करता हूं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में आप 3 चीजें पढ़ोगे आगे जाकर के। वाटर दे रखा है एनसीईआरटी में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दे रखे हैं एनसीईआरटी में, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे रखे हैं। वाटर, inorganic substance and ऑर्गेनिक सब्सटेंस। वाटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। बस परसेंटेज ध्यान रखनी है। वाटर अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 90 से 92। एनसीईआरटी वाला डेटा याद रखो, ठीक है, परसेंटेज लिख दो बस। अच्छा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास। हाँ, एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने रखे? 8 से लेकर के 9% के आसपास। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहां पर फॉर्म्ड एलिमेंट, तो उसको आप डिवाइड कर सकते हो 3 पार्ट में, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इरेथ्रो मतलब रेड, इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। इरेथ्रो माने क्या होता है? रेड। साइट माने क्या होता है? सेल। ल्यूको माने क्या होता है? व्हाइट, ठीक है, और साइट माने क्या होता है? सेल। थ्रोम्बो माने क्या होता है? क्लॉट। साइट माने सेल। ऐसे सेल जो क्लॉट बनाते हैं उनको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। कोई डाउट? एक बात और ध्यान रखना, जब भी मैं आयरन की बात करूंगा, आयरन किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रेड। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कॉपर किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लू। आप समझ रहे हो? अच्छा, अगर मैग्नीशियम आयन की बात करूंगा तो किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ग्रीन। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जब भी मैं इरेथ्रो की बात करूंगा तो यहां पर कहीं ना कहीं आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स होंगे, ठीक है। ब्लू कलर की बात करूंगा, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे क्लोरोफिल की बात करता हूं, क्लोरोप्लास्ट की, तो मैग्नीशियम कंटेनिंग पिगमेंट्स होंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये हमेशा ध्यान रखनी है बात, ठीक है। तो इरेथ्रो मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स, तो इसमें क्या आएंगे? आर बी सी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, डिटेल में पढ़ने हैं आपको। प्लेटिलेट्स, PLA, प्लेटिलेट्स, इसमें क्या आते हैं? थ्रोम्बोसाइट, जो थ्रोम्बस बनाने का काम करते हैं वो प्लेटिलेट्स हैं। तो अब यहां आपको एक एक करके चीजें पढ़नी है, ठीक है। मैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में 2 लाइनें लिखाऊंगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा। हाँ, इरेथ्रो, ल्यूको, थ्रोम्बो ये डिटेल में पढ़ाने पड़ेंगे। कोई डाउट? समझ रहे हो ना? बस मेरे साथ साथ एनसीईआरटी घर जाके जरूर पढ़ लेना। एनसीईआरटी का एक पैरा, एक दो पैरा होंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तुरंत मुझसे पूछना आकर के, ठीक, कहीं कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए। एनसीईआरटी की तो मास्टरी कर लो गजब वाली। मतलब मैं सच कह रहा हूं, तुम बस मतलब बहुत ज्यादा तुरम खा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या तूने लगा रखा है? कान साफ करने वाला था क्या? फिर वो लगा के रखते ना ऐसे करके। हाँ, तो सीधी सी बात है, ये ध्यान रखो, ठीक है, कि मैं एनसीईआरटी पर मास्टरी करूंगा। एनसीईआरटी पहले नहीं पढ़ूंगा, सर पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ूंगा और इसी साल निकालूंगा। बस इससे ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। लिख लिया क्या?
हटा दूं। अब मैं इनऑर्गेनिक को पहले उठाता हूं। अगर मैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करता हूं जो अप्रोक्सीमेटली प्लाज्मा का पार्ट है, 55% प्लाज्मा का पार्ट है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने होंगे यहां पर? 1%। इनऑर्गेनिक में सिर्फ एक क्वेश्चन बन सकता है तो रिड्यूसिंग ऑर्डर में, क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ आइंस का नाम जिक्र किया है। क्वेश्चन उस पर एक ही बनेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर या रिड्यूसिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर आइंस की बात करता हूं, अब एक बात ध्यान रखना, जब मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा तुम कंफ्यूज मत हो ना, पहले ही बोलते रहो। बायोमोलिक्यूल के अंदर सेल के अंदर आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, वो अलग है। यहां पर सेल के बाहर आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, ये अलग है। वहां मैं पैटर्न लिखाऊंगा, अलग लिखाऊंगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए पहले ही बोलता हूं मैं। ठीक है, वहां हम सेल को क्रश करके उसके अंदर का मेटेरियल निकाल करके, ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का अंदर का स्टडी करेंगे। यहां हम सेल के बाहर की बात कर रहे हैं, समझ गए ना? हाँ, तो वहां सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। हमारी बॉडी के अंदर मैं आइंस की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा कौन से आइंस होते हैं? क्लोराइड आयन। कौन से होंगे? नंबर सेकंड पर कौन आएंगे? सोडियम। NaCl इसलिए बहुत खाते हो आप, ठीक है, सोडियम आयन। और कौन से आएंगे इसके बाद? पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन थोड़े कम ही होने चाहिए, क्योंकि पोटेशियम आयन अगर ज्यादा हो जाएंगे तो आपकी हार्ट बीट रुक जाएगी। ठीक है, पर पोटेशियम आयन कम हो जाएंगे तो आपके काफ मसल्स में, बॉडी के मसल्स में पेन भी होगा। बनाना बड़ा अच्छा सोर्स है पोटेशियम आयन का। ठीक है, कहीं जाओ तो देखोगे जब वहां मजदूरी जहां ज्यादा होती है, जैसे मैं दिल्ली में निकलता था तो वहां से एक स्लम एरिया आता था, तो वहां पर बड़ी बड़ी सुबह के टाइम पर केले की ठेलें खड़ी होती थी। ठीक है, तो मजदूर जब काम पे जाते हैं तो केला खा के जाते हैं। तो मैं कुछ समझ में आया इतना केला क्यों खाते हैं यार? रात में गुड़ खाते हैं, यूपी के अंदर गुड़ खाते हैं। खाना रात में खाने में गुड़ जरूर होता है, वो सारी की सारी थकान को या कह सकते हो मिनरल्स को, इनकी कंसंट्रेशन को पूरा करता है गुड़। ठीक है, ऐसे ही केले के अंदर पोटेशियम आयन बहुत होते हैं, तो पोटेशियम आयन उनकी मस्कुलरिटी को मेंटेन रखता है। समझना मेरी बात, ये वाली बात मैंने एक टीचर थे आकाश में, स्टार्टिंग की बात है, उनको बताई मैंने कि यार तुम्हारे दर्द हो रहा है तो तुम बनाना खाया करो, उसमें पोटेशियम होता है। तो दिमाग में क्या आया उनके? अच्छा बनाना में थोड़ा पोटेशियम होगा, मैं क्यों नहीं पोटेशियम सॉल्यूशन भी आता होगा, समझ रहे हो? तो नेट पर सर्च कर लिया होगा और पोटेशियम सॉल्यूशन का पाउच ले आए। ठीक है, तो मैंने कहा सर मैं ये पाउच ले आया हूँ, ये पी लूं? मर जाओगे भाई, नहीं समझ में? अगर तुम पोटेशियम सॉल्यूशन पी लोगे तो हार्ट बीट रुक जाएगी, जानते हो ये वाली बात? हाँ, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर पोटेशियम तुमने बढ़ा दिया तो कंडक्शन ऑफ इंपल्स ही नहीं होगा। कंडक्शन ऑफ इंपल्स तब होता है नर्व के अंदर जब सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा हो, बाहर सोडियम ज्यादा हो, और तुमने पी लिया ज्यादा तो बाहर पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, पोलरिटी जनरेट नहीं होगी, कंडक्शन नहीं होगा, हार्ट बीट, समझ रहे हो? ये केस हार्ट पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, बॉडी में कहीं पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर हार्ट बीट रुक जाएगी। समझ रहे हो ना? इट इज अ डेंजरस कंडीशन। अरे हाँ या ना? एक्चुअल में यही है। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं हार्ट बीट को थोड़ा रोकने के लिए। कुछ हार्ट सर्जरी होती है, अगर तुम्हारे घर में कोई हार्ट सर्जन हो, ठीक है, उनसे पूछोगे तो बताएंगे कि अगर हार्ट के अंदर की सर्जरी करनी हो तो हार्ट बीट रोकने पड़ेगी, तो वो उस तरीके की चीजें यूज करते हैं। ठीक है, और हार्ट बीट अगेन से स्टार्ट करने के लिए उनको शॉक देना पड़ता है, पोटेंशियल हाई पोटेंशियल सोर्स देना पड़ता है, तो हार्ट बीट अगेन से स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हो ना? इसलिए हार्ट सर्जरी इतनी आसान नहीं होती, बहुत टिपिकल होती है। समझ रहे हो? हाँ या ना भाई? हाँ, तो पोटेशियम आयन लिमिटेड लो, बहुत ज्यादा नहीं लेने हैं। ठीक है, तो क्लोराइड आयन हो गए, सोडियम आयन हो गए, पोटेशियम आयन हो गए, और फिर कौन आएंगे इसके बाद? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन, आप समझ रहे हो? कैल्शियम आयन उसके बाद आते हैं। ठीक है, क्योंकि तो कैल्शियम ब्लड में कम होता है, वो बोन्स के अंदर होता है, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा दोगे तो कहीं ना कहीं वो डिपोजिट होकर कहीं ना कहीं स्टोन टाइप स्ट्रक्चर बना देगा या आर्टरी वेन को हार्ड कर देगा, तो कम होते हैं पोटेशियम प्लाज्मा के अंदर। अच्छा, लास्ट में कौन से आएंगे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन का रोल क्या होता है जरा बताओ? बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं, स्पेशली एटीपी जनरेटिंग एंजाइम, समझो, जैसे आपने ग्लाइकोलिसिस अगर पढ़ी हो तो एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो एटीपी जनरेट करने वाला होता है, जरा बताओ कौन सा होता है स्टार्टिंग में? एटीपी हाँ, एटीपेज भी बोल सकते हो। ठीक है, आइसोमरेज भी एक एंजाइम है, उसके अंदर आता है। और एक और बताओ, स्टार्टिंग में पहला एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है? कौन सा? हेक्सोकाइनेज। हेक्सो मतलब मैक्सिमम ऐसे एंजाइम जहां पर एटीपी के रोल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बनाने के या ग्लाइकोलिसिस के अंदर, क्रैश साइकिल के अंदर, वो मैग्नीशियम डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? मैग्नीशियम डिपेंडेंट। मैग्नीशियम आयन उनके लिए को फैक्टर का काम करता है। ठीक है, ये तो मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ थोड़ा जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, बस ना समझो कि ये रिड्यूसिंग ऑर्डर है, ये सब चीजें पढ़ाने वाला हूं मैं आगे। ठीक है,
कि भाई क्लोराडाइन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये मैक्सिमम एंजाइम की एक्टिविटी को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा रिड्यूसिंग ऑर्डर। बस इतना करना है आइंस, और चाहो तो सॉल्ट भी याद रख लो। एक सॉल्ट में बस एक ही सॉल्ट पर क्वेश्चन आता है जो बफर का काम करता है, या तो बाइकार्बोनेट आयन बोल सकते हो, पर बाइकार्बोनेट आयन की कम में स्टेबल नहीं होते, वो तुरंत सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो NaHCO3, अगर मैं इसको Na को हटा दूंगा तो मैं आयन लिखूंगा यहां पर, समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं? एक्ट एज बफर, एक्ट एज बफर। याद आया? और आयंस को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? HCO3 आयन। याद आ गया? ठीक है, मेन तो यही है, बाद बाकी का NaCl वगैरह, ठीक है, एटसेट्रा। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना। मेजर बफर पूछेगा, मेजर बफर सॉल्ट कौन से होते हैं, तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट याद बोलोगे। आयंस का रिड्यूसिंग ऑर्डर पूछेगा तो आप बोल दोगे। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करता हूं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की अगर मैं बात करूंगा तो ऑर्गेनिक के अंदर तो मेजर मेन क्या मिलता है? मेन प्रोटीन्स मिलते हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन्स मिलते हैं। और प्रोटीन आपकी डाइट में होने भी चाहिए। आप मिनरल्स खा लेते हो हरी सब्जियों से, ठीक है, आप कार्बोहाइड्रेट रोटियों में खा लेते हो, पर आपकी डाइट में प्रोटीन सोर्स बहुत कम होता है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की होती है, कि बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक सबको बनाने के लिए प्रोटीन ही चाहिए होता है। लिख लिया ये वाला क्या? ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूं, आराम आराम से। तो प्रोटीन मेन सोर्स है, और प्रोटीन कितना होता है? 6 से 8% प्रोटीन ही होता है। क्लियर? बिल्कुल। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 3 पार्ट के अंदर मेनली। अब 3 बातें याद रखनी है प्रोटीन के अंदर। भाई ये प्रोटीन कैसा है? बड़ा है, छोटा है, ठीक है। दूसरा, कहां बनता है और क्या करता है। बस 3 बातें ध्यान रखनी है हर प्रोटीन की, ठीक है। पहली बात, नाम याद रखो इनका। एल्ब्यूमिन में लेके चल रहा हूं पहले। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन हमारी डाइट में बहुत जरूरी है बेटा। कुपोषण इसकी वजह से ही होता है। कुपोषण समझते हो? ठीक है, पेट अचानक से फूल जाता है बहुत ज्यादा, हाथ पर एकदम दुबले पतले हड्डियां निकल आती हैं, ठीक है, पेट तो एकदम बड़ा सा बन जाता है, हाथ पर एकदम सूखे कंकाल बन जाते हैं, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। समझ रहे? प्रोटीन की कमी से होता है। और ऐसा ही केस कैंसर के लास्ट स्टेज में देखने को मिलता है, क्योंकि कैंसर का जो लास्ट स्टेज होती है, बॉडी का सारा प्रोटीन डीजनरेट कर जाता है, खत्म हो जाता है, स्पेशली एल्ब्यूमिन। इसलिए डॉक्टर्स को देखा होगा वो एल्ब्यूमिन की ड्रिप चढ़ा रहे होते हैं बहुत सारी, ठीक है, और जिसकी वजह से बॉडी की ऑस्मोलरिटी, परासरणता बिगड़ जाती है। और परासरणता ऑस्मोलरिटी बिगड़ने के पेट एकदम एकदम फूल जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। हाथ पर प्रोटीन नहीं है शरीर के अंदर, तो हाथ पैर की हड्डियां निकल आती हैं, बिल्कुल ठीक है। सुनने हो ना? हाँ, समझ रहे हो ना मेरी बात? कोई डाउट? तो एल्ब्यूमिन आपकी डाइट में होना चाहिए, सबसे छोटा प्रोटीन है भाई, ठीक है, और मैक्सिमम यही मिलता है। और दूसरा मैं साथ साथ लिखाऊंगा प्रोथोम्बिन, प्रोथोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन, अगर मैं एल्ब्यूमिन की बात करता हूं, 3 बातें याद रखनी है आपको, कि भाई कैसा है, कहां बनता है, क्या करता है, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन। कौन बनाता है? फॉर्म्ड बाय लिवर। सारे ब्लड प्रोटीन लिवर में ही बनते हैं एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन, फॉर्म्ड बाय लिवर। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन। अब कौन नहीं जानता ऑस्मो रेगुलेशन, तो मैं समझा दूंगा एक बार और। तो डरते क्यों यार, नहीं आता? ठीक है सर, बता दो, इधर कोई है इसको नहीं आता ऑस्मो रेगुलेशन? हाँ ठीक है, अब बताता हूं। जैसे मानो एक आपने डिस्टिल वाटर तो समझ रहे हो ना, डिस्टिल वाटर भर लिया, इसमें अगर आप किशमिश डाल दोगे, क्या कर दो, किशमिश रख दो, तो किशमिश किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? अंगूर। क्यों? अंदर की परासरणता, ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है,
क्योंकि अंदर शुगर भरा हुआ है। बाहर की परासरणता यानी ऑस्मोलरिटी कम है क्योंकि डिस्टिल वाटर है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो सीधी सी बात है, वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होता है? ऑलवेज लो ऑस्मोलरिटी टू हाई ऑस्मोलरिटी। तो सारा का सारा पानी कहां मूव करेगा? किशमिश के अंदर। और किशमिश क्या बन जाएगी? अंगूर। नहीं आया क्या? पर मैं नहीं चाहता पानी किशमिश के अंदर जाए, किशमिश किशमिश ही रहे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पानी के अंदर की ऑस्मोलरिटी किशमिश के अंदर की ऑस्मोलरिटी के बराबर कर दूं मैं। पानी में इतना नमक या चीनी डाल दूं जितनी किशमिश के अंदर है। तो क्या पानी अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। इसको कहते हैं परासरण नियमन, ऑस्मो रेगुलेशन। आपने रेगुलेशन किया कि ना तो किशमिश का पानी बाहर जाए ना बाहर का पानी किशमिश में आए, ये मेंटेन रहे। इसको बोलते हैं परासरण नियमन, ऑस्मो रेगुलेशन। आई या नहीं आई? ऐसे ही हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होता है जिसमें पानी भी होता है, 90% पानी है। नहीं आया क्या? और ब्लड के बाहर का, भाई ब्लड के बाहर यानी ब्लड वेसल्स के बाहर का भी ये फ्लूइड है। समझ रहे हो ना मेरी बात? जो ब्लड वेसल्स के बाहर भी एक फ्लूइड है। हम नहीं चाहते ब्लड जो वेसल्स में बह रहा है उसका पानी निकल के बाहर आ जाए, या बाहर का पानी निकल के ब्लड वेसल्स में चला जाए, तो ब्लड वेसल्स फूल जाएंगे अचानक से। नहीं आया क्या? अगर ब्लड का पानी, वेसल्स का पानी बाहर निकल गया एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर, तो वो श्रिंक कर जाएंगे, तो पूरा बिगड़ जाएगा ना ऑस्मोलरिटी। ठीक है? तो इसको मेंटेन करने के लिए नेचर ने बाहर की जो परासरणता है ऑस्मोलरिटी, उसकी बराबर ब्लड की परासरणता कर दी, यानी ऑस्मोलरिटी ब्लड की बराबर कर दी बाहर के फ्लूइड के। तुम समझ पा रहे हो ना मेरी बात? हाँ। तो उसमें क्या कर दिया? उसमें एल्बुमिन प्रोटीन मिला दी, अब दोनों बराबर हो गए। अब ब्लड का कोई भी चीज बाहर नहीं आएगी, बाहर से कोई भी चीज ब्लड में नहीं आएगी, वो कांस्टेंट रहेंगे दोनों, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तभी तो कहते हैं अगर किसी इंसान के अंदर एल्बुमिन की कमी हो जाए तो ब्लड का सारा फ्लूइड कहां चला जाएगा? बाहर। स्पेशली पेट फूल जाएगा फ्लूइड के जमा हो जाने की वजह से। नहीं आया क्या? और समझ, या कैंसर का केस हो, कैंसर केस में एल्बुमिन खत्म हो जाती है सारी की सारी, तो ब्लड के अंदर की ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बाहर की बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हो? वाटर कहां जाएगा? सारा बाहर निकल जाएगा, बाहर का पार्ट फूल जाएगा, मसल्स खत्म हो जाएंगे, हड्डियां निकल आएंगी। तो इसको कैंसर केस में, तो इसलिए एल्बुमिन का काम क्या होता है? ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना, यानी कोई गड़बड़ ना हो, अंदर की ऑस्मोलरिटी और बाहर की ऑस्मोलरिटी बराबर रहे। तुम समझ पाए नहीं समझ पाए? इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना, ऑस्मो रेगुलेशन। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन, इसमें भी 3 बातें आपको याद रखनी है। कैसी है? लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन कहां बनती है? अगेन फॉर्म्ड बाय लिवर। क्या करती है? ब्लड फंक्शन क्या है? फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, इसमें कोई डाउट? इन दोनों को पूरी ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ाने वाला हूं, जो ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे करते हैं पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा इसकी। ठीक है, आगे आ जाओ। अब तो कंपाइल करके तुम्हें याद रहेगा। अब ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन एक्चुअल में 3 टाइप की हो सकती है, ये एक नहीं 3 प्रकार की हो सकती है। अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। अल्फा, अल्फा एंड बीटा लिख देता हूं मैं, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन अलग कर दिया। इन दोनों की बात करते हैं। 2 बातें ध्यान रखनी है, कहां बनती हैं और क्या करती हैं। बनती कहां पर है? लिवर के अंदर। बस लिवर लिख दे रहा हूं, पूरा लिखने जगह हो तो। क्या करती हैं? बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट, बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा कर दो। ठीक है, यानी ये सारी प्रोटीन लिवर में बन रही है। अभी मैं गामा ग्लोबुलिन नहीं कराई मैंने, वही कराऊंगा मैं, गामा ग्लोबुलिन अलग उस पर कराऊंगा स्लाइड पर। इतना समझ में आ गया? एल्बुमिन हो, प्रोथ्रोम्बिन हो, फिब्रिनोजन हो, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन हो, ये सारी की सारी लिवर में बनती हैं, लिवर के द्वारा बनती हैं। ठीक है, समझ रहे हो? पर गामा ग्लोबुलिन को छोड़ दो। गामा ग्लोबुलिन कहां बनेगी? ये प्लाज्मा सेल, बी लिम्फोसाइट होते हैं, प्लाज्मा सेल के द्वारा बनती है पूरी बॉडी के अंदर, जहां जहां प्लाज्मा सेल होंगे।
कैसे बताता हूँ उसके बारे में, इतना लिख लिया, देखो उसको। इसलिए तुम्हारी डाइट में प्रोटीन ज्यादा होनी चाहिए। तुम्हें लगता है मैं 2 कटोरी दाल पी लेता हूं तो मुझ में प्रोटीन मिल गई, समझ रहे हो? आप सोचो एक इतनी सारी दाल बनाने के लिए जरा सी दाल का कप में लेते हैं, आधा कप दाल से कुकर आधा बढ़ जाता है, तो उसमें कितनी प्रोटीन होती है? बहुत कम। तुम प्रोटीन खा ही नहीं रहे हो भाई, समझ रहे हो ना? प्रोटीन तुम्हें बहुत चाहिए और तुम खा उसका शायद 2 या 3 4% 5% खा रहे हो मुश्किल से। प्रोटीन तुम्हें बहुत चाहिए। क्या क्या करें? तुम में से वेजिटेरियन कितने हैं? प्योर वेजिटेरियन, ट्रिपिकली वेजिटेरियन, इन सब में प्रोटीन की कमी होगी। और नॉन वेजिटेरियन, इनमें प्रोटीन फिर भी मेंटेन होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन अच्छा है, ठीक है? क्योंकि आज की डेट में जितने भी नॉन वेजिटेरियन है वो शिफ्ट कर रहे हैं किसके अंदर? वेजिटेरियन में। कारण है बड़े बड़े एक्टर्स को, बड़े बड़े खिलाड़ियों को, क्योंकि ये अपने चेहरे को मेंटेन करने के लिए रेड मीट बहुत खाते हैं, ठीक है? रेड मीट उनको यंग बना के रखता है, ठीक है, पर उसके एक बड़े साइड इफेक्ट देखने को मिले, कैंसर, ठीक है? पहले कैंसर देखो, तुम देखा ना कैंसर बड़े बड़े भाई खिलाड़ियों को भी हुआ, फिल्म स्टार्स को कैंसर हो ही रहा है। तो बाद में रिसर्च निकल के आई कि रेड मीट या मीट कोई भी मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि मीट किसी एनिमल से लेते हैं हम, तो एनिमल ऐसा तो नहीं एनिमल बिल्कुल एकदम बहुत सात्विक चीजें खा रहा है, एनिमल टॉक्सिक चीजें भी इनटेक कर रहा है, ठीक है? उन टॉक्सिक चीजों को आप ले लो, वो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है बॉडी के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं कैंसर को इंड्यूस कर रहे हैं। तो अब धीरे, और मीट क्या होता है ना, एक मानो एक तरीके से आपकी एज को लॉन्ग नहीं करता, एज, क्योंकि मीट को पचाने के लिए बॉडी को बहुत मशक्कत करना पड़ती है, और ग्रीन वेजिटेबल्स या नेचुरल फ्रूट्स होते हैं ना, उसको पचाने के लिए बॉडी को मशक्कत कम करनी पड़ती है और बॉडी थोड़ा हेल्दी रहती है। फिर एक स्टडी में निकला, उस स्टडी के अंदर यह था कि जो प्योरली वेजिटेरियन होते हैं उनकी लाइफ स्पेन ज्यादा होती है कंपेरेटिव नॉन वेजिटेरियन, ठीक है? हाँ, पर एक समस्या है वेजिटेरियन के संग। समस्या क्या है? उसको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रही, ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है? तो इसीलिए अगर जो नॉन वेजिटेरियन है वो बैलेंस बैलेंस में रहे, बैलेंस का मतलब है कि प्रोटीन, अच्छा मीट जो प्रोटीन कंटेनिंग अच्छा क्वालिटी का होता है, ठीक है, अगर वो लेते हैं, यूज करते हैं, तो प्रोटीन मेंटेन रहेगी। पर अब इसका मतलब नहीं नॉन वेजिटेरियन को प्रोटीन नहीं मिलेगी, प्रोटीन के ढेरों सारे सोर्स हैं, ठीक है? सुबह उठते ही वो मूंग की दाल होती है ना, भिगो दो, स्प्राउट, बेहतरीन प्रोटीन। सोयाबीन की वो बरी आती है ना, कुछ नहीं करो, बस उनको डिप कर दो नमक के पानी के अंदर, 10 मिनट निकालो, निचोड़ो, हल्का फ्राई कर लो, आह क्या गजब टेस्ट होता है उसका, समझ रहे हो ना? सुपर प्रोटीन फाइबर, समझ रहे हो? आलमंड, बादाम, नट्स खाओ जितने खा सकते हो, नट्स सुपर प्रोटीन का सोर्स, समझ रहे हो? तो प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं, आप समझ रहे हो? पंपकिन सीड, चिया सीड, प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है? आप जो आटा यूज करते हो उसमें मिलेट्स यूज करो, मोदी जी ने बड़ा प्रचार किया था इसका, बीच में सुना था। और फिर एक्चुअल में हमारे जो पुराना वो कल्चर है उसमें लोग बहुत लंबा जीते थे, बहुत मतलब बलशाली होते थे, वो गेहूं नहीं था हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है? क्योंकि गेहूं मतलब गेहूं बहुत रिच लोग खाते थे, अमीर लोग, समझ रहे हो? बहुत अमीर लोग, क्योंकि पर उसका एक साइड इफेक्ट है ग्लूटीन, गेहूं में ग्लूटीन होता है जो बहुत डेंजरस है, एज को कम करता है और बहुत खतरनाक है, ठीक है? पर वो इंडियन फूड है ही नहीं। हम लोग खाते थे बाजरा, हम लोग खाते मक्का, हम खाते थे ज्वार, हम खाते थे जौ, ज्वार अलग होता है, जौ अलग होता है, समझ रहे हो? हम खाते थे रागी, रागी जानते हो? सरसों जैसी होती है, फला जैसा बॉडी कर देगी तुम्हारी, समझ रहे हो ना? कैल्शियम का सुपर सोर्स, ठीक है? इनको मिलेट्स बोलते हैं, ये खाते थे हम, तभी इंडियन बहुत बलवान होते थे, बहुत शक्तिशाली होते थे। तुम पता है ये वाली बात नहीं है? वह क्यों नहीं मिलता? सब मिलता है भाई, हाँ, रूटीन में नहीं मिलता, ठीक है, पर आप चाहोगे तो मिल जाएंगी चीजें, ठीक है? इसमें ग्लूटीन नहीं होता, ठीक है? ये बहुत बेहतरीन सोर्स है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अगर तुम यहाँ, जैसे कई बच्चे बिहार के नहीं होंगे, तुम बिहार में जाओगे, यहाँ लिट्टी चोखा बड़ा फेमस है, ठीक है? क्योंकि लिट्टी चोखा के अंदर ये लोग वो यूज करते हैं, चना यूज करते हैं, चने का आटा, सत्तू, ठीक है? हाँ, सत्तू, सत्तू का मतलब है इन्हीं चीजों का क्या है, वो ताकतवर होता है, बहुत बलशाली, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो कहीं ना कहीं चीजें यूज हो रही हैं, हमारे कल्चर में है। अभी बिहार एक ऐसा क्षेत्र है, यहां पर अभी पुराना कल्चर चल रहा है, बचा हुआ है अभी, और दिल्ली जैसी जगह पे जाओगे वहां कल्चर खत्म हो चुका है, यहां भी बचा हुआ है, ठीक है? साउथ में जाओगे कल्चर बचा हुआ है अभी, ठीक है? अभी भी लोग पुरानी पद्धतियों को यूज कर रहे हैं, ठीक है? यहां भी अभी पुरानी चीजों को यूज कर रहे हैं।
बचा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा भी, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? कौन सी प्रोटीन? देखो अगर एक्सेस प्रोटीन खाते हो तो दो तीन चीजें साइड बैठो, ठीक है। देखो एक तो मतलब थोड़ा बहुत लिवर पर इसका इफेक्ट पड़ता है यार, ठीक है, पर अगर आपका लिवर दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, ठीक है, और किडनी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लिवर पे पड़ेगा तो उसका इफेक्ट किडनी पे भी आएगा, पर तुम्हारी एज पर नहीं आएगा। ये सारा खेल चालू होता है 50 साल के बाद, ठीक है, क्योंकि उस समय जाके चीजें थोड़ी सी होती हैं, तो वहां आपको प्रोटीन पर एक्सेस प्रोटीन कोई खाता ही नहीं है। समझ लो कहां तुम्हारी डाइट में है ही नहीं प्रोटीन। तुम प्रोटीन पे ही डिपेंड हो बिल्कुल दिन रात सुबह शाम, तो एनर्जी भी तुम्हें प्रोटीन से मिलेगी, तो एक्सेस प्रोटीन होगा, नो डाउट लिवर पे थोड़ा असर पड़ेगा, और लिवर पे पड़ेगा तो फिर किडनी पे पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा खाओगे तो स्पेशली मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं, स्पेशली मैं तुम्हें एक्सक्रीटरी सिस्टम में लिखाऊंगा अभी, ठीक है, कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज का अमाउंट बढ़ जाएगा, और कीटोन बॉडीज को निकालने के लिए किडनी पे जोर पड़ता है, तो किडनी फेलियर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। वो एक बहुत रेयर केस में ओल्ड एज पर, तुम्हारे लिए बात नहीं कर रहा। हाँ वो तो अलग चीज है, ठीक है, खाली ज्यादा एक्सेस प्रोटीन से नहीं होगा, समझ रहे हो ना, एक्सेस प्रोटीन से नहीं होगा, वो तो डिफेक्ट हो गया, समझ रहे हो। तुम्हारे एज पर तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ना लिवर को दिक्कत है ना किडनी को दिक्कत है, ओल्ड एज पर दिक्कत है। यहां तक कोई डाउट है इसमें किसी को? मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन के अंदर गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन जानते हो, इसको एंटीबॉडी बोलते हैं, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। समझ, डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है। जितनी भी कोरोना वैक्सीन लग रही है क्या बना रही है बॉडी के अंदर? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रही है, यानी एंटीबॉडी का मतलब है गामा ग्लोबुलिन का फॉर्मेशन कर रही है, समझ रहे हो, जो आपके बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर गामा, गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन के नाम पर क्वेश्चन आता है, इस पर क्वेश्चन लगभग आता ही है। इसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनो, और क्या बोल सकते हो गामा ग्लोबुलिन को, इम्यूनोग्लोबुलिन को? इसको बोल सकते हो आप एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की अगर बात करते हैं तो एंटीबॉडी बनते कहां पर हैं और क्या करते हैं, दो बातें ध्यान रखनी है। फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा सेल। कौन से सेल? और प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं? इधर टाइप्स ऑफ बी लिम्फोसाइट। कैसे? बी लिम्फोसाइट, इट इज एक्टिव बी लिम्फोसाइट। ये कैसे है? एक्टिव बी लिम्फोसाइट, एक्टिव बी लिम्फोसाइट। ये प्लाज्मा सेल क्या बनाते हैं? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ये तो लिख दिया मैंने, ठीक है। एक्टिव बी लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडी। फंक्शन क्या है एंटीबॉडी का? डिफेंस मैकेनिज्म। एनसीईआरटी क्या लिखती है? डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं कौन? एंटीबॉडी। एनसीईआरटी की लाइन लिख दी है मैंने, तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन मिले, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल एक्टिव बी लिम्फोसाइट डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इनको इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये लिवर में नहीं बनते, फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल पूरी बॉडी में होते हैं, स्पेशली लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं। याद है कोई डाउट? एक पार्ट हमारा कंप्लीट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ब्लड ग्लूकोज। हाँ बेटा, हाँ अब बात कर रहा हूं ब्लड ग्लूकोज लेवल के ऊपर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल के ऊपर, और ब्लड यूरिया। तीन चीजों में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सीधे मैं सेल्स पर आ जाऊंगा। हाँ बेटा, देखो दो टाइप के आपके डब्ल्यूबीसी, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी में लिखाने वाला हूं इसको मैं। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स में आता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो जो लिम्फोसाइट होते हैं दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। 12th के अंदर पूरा इम्यूनिटी इसके अंदर भरा पड़ा, यहां भी मैं लिखाऊंगा वहां भी मैं पढ़ाऊंगा। तो वही है, लिम्फोसाइट इज अ टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? आगे हाँ बेटा, थोड़ा जोर जोर। बॉडी में जितना ही भरा है, सीएस है, प्लाज्मा, ब्लड सेल, सेल के अंदर, सेल के अंदर छोड़ दो, इसके बाहर जो भी कुछ है सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है।
जितने भी आपके लिक्विड भरे पड़े हैं, आंखों में भरा, सब सेल के बाहर वाले फ्लूइड हैं। बॉडी में दो ही तो चीजें हैं, सेल हैं सब। ब्लड भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है भाई। सेल के अंदर जो फ्लूइड है, चाहे वो आरबीसी हो या वो बॉडी का कोई सेल हो, उसके बाहर जो भी कुछ है सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। नाम ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर मिलने वाला फ्लूइड। ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म को छोड़ के जितना भी फ्लूइड है, इसको हटा दूं क्या बेटा? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अच्छा ये भी करा दूं, उसके बाद में लिखाता हूं। जैसे दो तीन चीजें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ। लिम्फ में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, पर जैसे मानो प्लाज्मा क्या होता है, मैंने कहा ब्लड में एक चलनी लगाओ और छान दो उसको, प्लाज्मा नीचे आ गया, फॉर्म्ड एलिमेंट ऊपर रहेगा। नहीं, ब्लड माइनस सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट प्लाज्मा होता है, नहीं आई क्या? प्लाज्मा इक्वल टू ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट। अच्छा आपसे पूछेंगे सीरम क्या होता है, कभी चोट लगी है कि आपके? लगी तो होगी, खूब खेले कूदे हो गए, ठीक है। जब छिल जाते हैं, अचानक से छिल जाते हैं, ठीक है, तो क्लॉटिंग हो जाती है, एक येलोइश क्लॉटिंग स्टार्टिंग में होगी। तो तुम देखोगे तो इस पे येलोइश ड्रॉप्स नजर आएंगे, जब सॉफ्ट क्लॉट बनता है, येलो येलो ड्रॉप, ठीक है, वो क्या होता है? सीरम होता है। नहीं समझ में आया? या तुमने कभी ब्लड सैंपल दिया हो, वो ब्लड डाल करके एक छोटी सी ट्यूब लेकर के आते हैं, शेक कर देते हैं और रख देते हैं, सारे सारे ब्लड सेल नीचे सेडिमेंट कर जाते हैं, ऊपर येलो सब्सटेंस रह जाता है। ठीक है, अभी एक्सपेरिमेंट लगाऊंगा, अभी कुछ में दिखाऊंगा अभी तुम्हें। तो वो सीरम होता है। अगर समझना मेरी बात, प्लाज्मा में से भी क्लॉटिंग, क्योंकि क्लॉट हो गया ब्लड उसके अंदर, क्लॉट होकर नीचे बैठ गया, प्लाज्मा में से अगर तुम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दोगे, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दोगे तो सीरम बचेगा। जैसे तुमने ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट निकाल दिए, प्लाज्मा बचा। अब इसमें क्लॉटिंग फैक्टर भी डिसॉल्व है, प्रेजेंट है, इनमें से क्लॉटिंग फैक्टर भी निकाल दो तो बचेगा सीरम। तो सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस इसमें से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। समझना क्या बोलेंगे इसको? सीरम। लिम्फ क्या होता है ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, कि यहां ब्लड में से सिर्फ तीन चीजें निकालो, सारा नहीं, तीन चीजें। आरबीसी निकाल दो, आरबीसी प्लस प्लेटिलेट्स निकाल दो, और बड़े बड़े प्रोटीन, छोटे प्रोटीन नहीं, बड़े प्रोटीन। बड़े प्रोटीन के अंदर कौन कौन से आते हैं? ग्लोबुलिन आते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन आते हैं, एल्बुमिन छोटे प्रोटीन में आते हैं, तो उसमें एल्बुमिन होते हैं, ठीक है, मैक्रो प्रोटीन नहीं होते, मैक्रो प्रोटीन। मैक्रो प्रोटीन, मैक्रो प्रोटीन में कौन कौन से आ गए, मैं लिख रहा हूं, ग्लोबुलिन आ गया, प्लस प्रोथ्रोम्बिन आ गया, प्लस फिब्रिनोजन आ गया। ये बड़े वाले प्रोटीन हो गए। इसके अलावा छोटे प्रोटीन होते हैं ना, लाइक एल्बुमिन, वो लिम्फ में होते हैं, ठीक है, मैं लिखता हूं लिम्फ में एल्बुमिन प्रेजेंट होते हैं। ये मैं वैसे आगे भी डिटेल में कराऊंगा। कलर लेस होता है, एल्बुमिन इसमें प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो? सारे प्रोटीन एब्सेंट नहीं होते, सिर्फ एल्बुमिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये बड़े वाले प्रोटीन फिल्टर नहीं हो पाते। और कलर लेस होता है क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होते, हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए कलर लेस होता है। यहां तक कोई डाउट? ये तीन बातें याद रखनी है आपको, इस पर एनसीईआरटी घुमा फिरा के दे देती है। अब मैं बात कर रहा हूं ब्लड ग्लूकोज, ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड यूरिया। एक एक लाइन याद रखनी है, उसकी ज्यादा नहीं। बढ़ जाऊं आगे? कितने रह गए? कोई नहीं, तीन लाइन। नंबर वन, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल लेवल याद रखो, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, माया मॉलिक्यूल में भी कराऊंगा उसको मैं। और नंबर तीन,
ब्लड यूरिया, ये यूरिया तो नहीं कराऊंगा, पर ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल बायोमोलिक्यूल में डिटेल में आएगा। ठीक है, इसका नॉर्मल वाला याद रखो, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। आज डेट क्या है? हाँ 99, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू दोनों की क्या होती है, इसकी भी नॉर्मल वैल्यू याद रखनी है। देखो ग्लूकोज की नॉर्मल एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर वैल्यू निकालोगे तो कितनी होती है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में कितना होगा, लगभग 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आप समझ रहे हो, इतना एक स्वस्थ मनुष्य में होता है। ज्यादा जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं तुम डायबिटीज की तरफ जा रहे हो, समझ रहे हो। कम जा रहा है ये भी अच्छा इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं हाइपोग्लाइसीमिया भी डेंजरस कंडीशन होती है, थके हुए हो गए आप, आपके मेटाबॉलिक पाथवे बहुत मतलब सही से नहीं चल रहे होंगे, ठीक है, मतलब चीजें थोड़ी गड़बड़ चल रही है इसका मतलब। पर हाइपो केस कम मिलता है, हाइपर का ज्यादा मिलता है, डायबिटीज केस ज्यादा मिल रहे हैं आज के डेट में। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, लगभग 100, अप्रोक्सीमेटली 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हाँ अगर ये ज्यादा हो जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, और कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। एक लाइन चाहे उसमें ऐड कर सकते हो, ये फ्लो डायग्राम की फॉर्म में लिखना, ये तुरंत याद होते हैं, ठीक है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, एक लिख तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसी, हाइपो क्या बोलेंगे इसको, हाइपोग्लाइसीमिया, इसको हाइपर, हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपो, हाइपो माने कम होता है, हाइपर माने ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल का बस एक ध्यान रखो, इसका नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इसकी, लगभग 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ब्लड यूरिया लेवल कितना होता है, 20 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या एक ही बात है डेसीलीटर बोलो या पर 100 ml ऑफ ब्लड बोलो, ठीक है। इसकी मिडिल वैल्यू भी याद रख सकते हो, कितनी होती है, लगभग 30 मिलीग्राम, क्योंकि ऐसे पूछा गया है पर डेसीलीटर। इतना होना चाहिए। ब्लड में यूरिया का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ब्लड यूरिया आपके ब्लड की पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है, पर ज्यादा हो जाए तो ये खतरनाक है। किसी की किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही तो मतलब ब्लड यूरिया लेवल बढ़ जाता है, और ब्लड यूरिया लेवल बढ़ा हुआ निकल रहा है तो इंडिकेटर है कि आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही, माल फंक्शनिंग इंडिकेशन हो रहा है, मतलब किडनी फेल्योर की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। आपको सीरियस होना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, समझ रहे हो। हाँ बेटा, एक डेसीलीटर और पर 100 ml ऑफ ब्लड एक ही बात होती है, ठीक है। ऐसे लिख दो या पर 100 ml ऑफ ब्लड लिख दो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है, आगे बढ़ रहा हूं। अब फॉर्म्ड एलिमेंट की बात कर रहा हूं, यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई भी डाउट है पूछा करो यार, इंटरेक्टिव बनो। डाउट है तो पूछो, नहीं है ना, हाँ मतलब हेजिटेशन मत किया करो। अब सेकंड चैप्टर आ गया हमारा। हाँ बेटा, अरे सॉरी, ओ CO2 कंटेनिंग ड्रिंक, अरे भाई कोई नहीं, ठीक है। एक काम किया, अगर नीचे उसकी अमूल की छाछ आती है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, 3-4 ड्रिंक बड़ी ताकतवर होती हैं जो आपकी डाइट में होनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे मैं सुबह सुबह ग्रीन टी पीता हूं, तुम ग्रीन टी पी सकते हो, तो टेस्ट नहीं होता, ठीक है, बस पी लो उसको, ठीक है। आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, समझ रहे हो, तुम समझ पा रहे हो नहीं। जब भी मौका मिले तो तुम वो जो अपना पॉम ग्रेनेड या अपना क्या नाम है, अनार, तो अनार का वो तुम जूस पी लिया करो, सुपर एंटीऑक्सीडेंट बेहतरीन, समझ रहे हो ना, मतलब एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट में आता है। दुनिया पागल है एंटीऑक्सीडेंट के लिए,
मैं जिस लैब में था वहां एक एंटीऑक्सीडेंट की अलग ही लैब बनी थी, वो ढूंढ रहे थे मतलब नेचर के सारे कंपाउंड तोड़ तोड़ के ला करके ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट किसके अंदर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आपको कैंसर से बचाते हैं, डिफरेंट टाइप के डिसीज से बचाते हैं, बुढ़ापे से बचाते हैं, झुर्रियों से बचाते हैं, यंग बना के रखते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? अब दिमाग दौड़ेगा इसका, ठीक है, हाँ ठीक है, वो पिया करो। ठीक है, घर पर अगर हो तो आप हल्दी, हल्दी जानते हो, हरी हल्दी आती है अदरक जैसी, कट कर लो, उसको पानी में बॉईल कर लो, ठीक है, सिप करके उसको पियो और सुपर एकदम बॉडी डिटॉक्सिफाई कर देगी। समझ रहे हो? साथ में उसमें थोड़ी जिंजर डाल दो, हनी डाल दो बाद में, ठीक है, बस सुपर अल्टीमेट ड्रिंक बनती है, अल्टीमेट ड्रिंक। ठीक है, अब तुम्हें बहुत वीकनेस फील हो रही है, तो मैं हेल्थ के लिए नहीं बता रहा हूं, एकदम एनर्जी के लिए, तो 2 बनाना और साथ में 1 कप कॉफी। और आपको अचानक से एनर्जी की जरूरत नहीं, लोग वो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, वो कौन सी होती है, रेडबुल। वो रेडबुल कुछ भी नहीं होती है। मैं दावा करता हूं तुम 2 रेडबुल पी लो और 2 बनाना और 1 ब्लैक कॉफी पी लो, तो मैंने अंदर मतलब फील करोगे एनर्जी को। पर वो खतरनाक होती है तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं इमरजेंसी बता रहा हूँ, इमरजेंसी का मतलब है तुम रेडबुल ढूंढ रहे हो। जैसे बच्चा क्या करता था, सर एग्जाम है, सर रेडबुल पीती हूँ, नहीं मत पी लियो मत, समझ रहे हो ना, सर एग्जाम है मुझे रेडबुल पीनी है, भाई ना रेडबुल नहीं पीनी है, तू 2 बनाना और कॉफी पी, देख तो एनर्जी ना मिले, एकदम ब्लंट एनर्जी मिलती है, खतरनाक वाली एनर्जी, मतलब खतरनाक। चाय नहीं, चाय की नहीं कह रहा मैं बेटा, चाय नहीं पीनी है, चाय बहुत पॉइजन है, समझ रहे हो, चाय छोड़ो यार। ब्लैक कॉफी की बात कर रहा हूं, ब्लैक कॉफी में चीनी नहीं होती, गर्म पानी के अंदर कॉफी डाल दो, कड़वी होती है, समझ रहे हो ना, पर आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, नींद आ रही हो तो जाग जाओगे, समझ रहे हो। हाँ, पर अब नहीं पिएगी ये, और आगे रखेगी भी नहीं लाके, ठीक है, पर सच है, मतलब कभी कभी पी लो, मैं इसकी नहीं कह रहा, पर अवॉइड करो। देखिए मैं क्या हूं, मैं बताऊं, मैं पहले जब मैं था ना, फ्री में कोई पिलाता था ना तो पी लेता था मैं, फ्री में, जब मैं थोड़ा तुम्हारे ऐसे थोड़ा बड़ा हुआ, हाँ पार्टी में पी लेता था मैं, ठीक है, फ्री में, ठीक है, पर ज्यादा नहीं, थोड़ा, ठीक है, टेस्ट करना है, या कोई दोस्त पार्टी कर रहा है ना, आज चलो पार्टी है, तो कोल्ड ड्रिंक मंगा ली उसने, तो मैंने ठीक है पी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ना इसको डिटॉक्सीफाई कैसे करना है, तुम्हें नहीं पता डिटॉक्सीफाई कैसे करना है, क्योंकि मैं एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा ले लेता हूँ, ठीक है, पर एक से कुछ नहीं होगा, एक से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो, ज्यादा मत पीना, समझे, और खरीद के मत पीना, समझ गए ना, कोई दोस्त पिलाए तो पी लेना, भाई जहर के लिए पैसा क्यों खर्च कर रहे हो भाई, ठीक है, वापस आओ। अच्छा अब बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, इधर आ जाओ, फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट में एराथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटिलेट्स था बेटा, फैटी लिवर है, हो गया तुझे क्या, और यार बाहर का खाना ज्यादा खाता है? सबको हो गया है, मुझे भी हो गया था, फर्स्ट ग्रेड फैटी लिवर, जब मैं बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस की, तुझे तुझे स्ट्रेस नहीं नजर आ रहा मुझे, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेस की, मुझे स्ट्रेस की वजह से हुआ था, क्योंकि मेरी डाइट कंट्रोल रहती थी, ठीक है, पर फिर भी बाहर का बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि घर पे मैं जाना ही छोड़ दिया था, दिन और रात काम करना, बाहर जो मिल गया खा लेना, पागलपन जो होता है ना, जुनून वाला, ठीक है, इनके जो 3-4 साल गुजरे हैं इन दिनों में, फर्स्ट ग्रेड था, मैंने 2 काम किए, ठीक है, एक तो तुम्हें कुछ मेडिसिन मुझे डॉक्टर ने दी थी, बट उनसे मुझे इफेक्ट नहीं आया, मुझे इफेक्ट 2 चीजों से आया, जो मैंने ड्रिंक तुम्हें बता रहा था ना, सुबह के टाइम पर खाली पेट आप जीरा, ठीक है, अजवाइन, सौंफ, ठीक है, और 2-3 चीजें बताई थी मुझे, ठीक है, धनिया, हरा धनिया होता है, इनकी ड्रिंक पियो पहला, ये मैं अल्टरनेटिव पीता था, अगले दिन मैं ड्रिंक पीने चालू कर दी, कड़ी पात आता है, कड़ी का पत्ता, तुम जानते होगे, उसकी लीफ होती है, उसको उबाल करके एक दिन उसकी ड्रिंक ली मैंने, ठीक है, उसके अगले दिन ड्रिंक ली, एक दिन ये ड्रिंक ली, और एक और ड्रिंक मुझे एक बना हुआ सॉल्यूशन दिया था उन्होंने, ठीक है, कि सर ये भी आपको लेना है, तो वो मैं 2 ढक्कन डाल के पीता था, ली 52 में नॉर्मल खाना चालू कर दिया था, हाई पोटेंशियल वाला, ठीक है, बाहर का खाना छोड़ दिया था मैंने बिल्कुल, रात में खाना खाना बंद कर दिया था 6 बजे के बाद, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, ऑयली एकदम छोड़ दिया था, लौकी बहुत ज्यादा, लौकी तोरी खानी चालू कर दी थी, हाँ 15 दिन बाद मेरा जो लेवल था वो एकदम डाउन आ गया और चीजें मुझे इंप्रूव हो गई। क्या बेटा, इसको अगर सही करना है तो करना पड़ेगा ये 10 दिन के लिए, अब यही नहीं तो इसको थोड़ा दलिया खाना पड़ेगा, इसको ओट्स खाने पड़ेंगे, इसको अल्टरनेटिव चीज, नहीं तो लिवर चला के तो बेकार हो जाएगा ये, ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, चलो, तुमने कभी सुना है, तुमने कभी सुना होगा ना, क्या क्या कहते हैं जब लड़ाई होती है ना, लड़ाई होती है तो क्या बोलते हैं,
पहले लोग बेवकूफ हैं, वो क्या कहते हैं तेरे जिगरे में कितना दम है। जिगरा यहाँ थोड़ी ना होता है, यहाँ होता है। अरे भाई तुम फिर समझ गए। ठीक है, तो कहते हैं तेरे जिगरे में कितना दम है, कैसा कहते हैं ना, ऐसे हाथ रखते हैं, ये हार्ट होता है, हार्ट को जिगर नहीं बोलते, जिगर कहाँ होता है, लेबर। ठीक है, अब रुकना, ठीक है, अब एकदम सीरियस, एकदम खतरनाक वाला, पूरा इधर ध्यान, इधर होगा, किसी का डाइवर्ट नहीं होगा, इधर आ जाओ। ठीक है, मतलब लगना चाहिए बहुत बेहतरीन बच्चे हैं। ठीक है, एरेथ्रोसाइट की बात चल रही थी। एरेथ्रो मतलब क्या होता है, रेड, साइट मतलब सेल, यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स मतलब सेल, क्लियर बिल्कुल। तो अगर मैं आरबीसी की बात करता हूं तो बेसिक नंबर क्या आएगा, अभी नंबर कितना होता है इसका बॉडी में, नंबर कितना होता है, सबसे ज्यादा मिलने वाले सेल अगर कोई है तो वो एरेथ्रोसाइट है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो नंबर की बात करते हैं तो वेरी करता है, ये भी सेम, बच्चों के अंदर इसका नंबर ज्यादा होता है, एम्ब्रियो में और ज्यादा, बच्चों में थोड़ा और ज्यादा, और थोड़ा उससे कम। ठीक है, मेल में जाकर के आप बोलोगे एडल्ट मेल के अंदर थोड़ा कम हो जाएगा और फीमेल में और कम होता है, डेंसिटी की बात कर रहा हूं। पर बेसिक नंबर जो तुम्हें याद रखना है वो कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 5 से लेकर के 5.5 क्या मिलियन पर MMQ। अगर मैं इसके आरबीसी के शेप एंड साइज की बात करता हूं तो नॉर्मली आरबीसी का शेप किस तरीके से होगा, राउंड होगा, कैसा होगा, राउंड होगा, क्लियर बिल्कुल, राउंड राउंड होती है सिक्के जैसी। ठीक है, पर साइड से देखोगे ना, साइड से, अगर साइड से देखोगे तो ये बाई कॉनकेव होती है, जानते हो वाली बात। और साइड से व्यू देखोगे तो थोड़ी सी बाई कॉनकेव होगी, यानी थोड़ा सा इस तरीके से, मानो ये बीच में से हटा रहा हूं इसको, बाई मतलब दोनों साइड से, केव मतलब कैविटी, गुफा। ठीक है, समझ रहे हो, बाई कॉनकेव, ये ऐसे ऐसे, पता नहीं वाली बात, क्यों होती है बाई कॉनकेव, जरा बताओ, कितनों को पता है बाई कॉनकेव ही क्यों होती है। यस, बाई कॉनकेव का मतलब है सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ऑक्सीजन, ठीक है, डिफ्यूजन ज्यादा होगा, समझ रहे हो। तो दूसरी बात है, और सेल ऑर्गेनल इसमें होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, साइज एंड मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं मैं, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, मैं मोस्ट ऑफ द मैमल्स की बात करता हूं। मोस्ट ऑफ द मैमल्स में अगर मैं आरबीसी की बात करूंगा तो दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो बाई कॉनकेव होगी, बाई कॉनकेव होगी, और विदाउट विदाउट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स। ठीक है भाई, न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी के अंदर, और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स भी नहीं होते, बट इन मैच्योर आरबीसी। ठीक है, ये बात किस चल रही है, ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स इन मैच्योर आरबीसी, इन मैच्योर आरबीसी। इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, पर मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। अब नीट में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आरबीसी की मैं बात करूं, जो मतलब कह सकते हो इसके अंदर ध्यान रखना है आपको, न्यूक्लियस नहीं है, तो इसके अंदर मैं पूछूं कि कैटाबॉलिज्म होता है या मेटाबॉलिज्म होता है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या आरबीसी में मेटाबॉलिज्म होता है, कुछ भी नहीं, आरबीसी खाली पड़ी है, सिर्फ हीमोग्लोबिन भरा हुआ, इसमें क्या भरा हुआ है, हीमोग्लोबिन, ये सब क्या भरा हुआ है, हीमोग्लोबिन, HB। अगर मैं आपसे कहूं हीमोग्लोबिन इसके अंदर फिल है, क्या इसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, यहां पर मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट है, क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, प्रेजेंट है। और अगर मेटाबॉलिज्म की बात करता हूं, मेटा 2 टाइप के होते हैं, छोड़ दू भरा, अच्छा क्लास के अंदर कुछ करना है, अच्छा एक छोटा सा शूट करना है, तुम हिलोगे नहीं, जैसे बैठे हो वैसे बैठोगे, क्लास चल रही है, ये कंप्लीट कराऊंगा तब छोड़ूंगा, ठीक है,
मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है, ये मैं समझाता हूं आकर के, और कौन से एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। चलो, हिलना नहीं, जैसे तुम एकदम डेड, एकदम नहीं लगता है कि तुम एकदम बहुत सीरियस बच्चे हो, इस साल टॉप रैंक देने वाले हो, वो वाले बच्चे बन के बैठना है।